नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी भूगोल प्रश्नोत्तरी का 20वां क्लास है। इस सेशन में हम देखते हैं कि पिछले साल टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसमें बेसिक तौर पे हम भूगोल को लेकर कवर कर रहे हैं और चैप्टर वाइज, जिससे कि आप अपनी तैयारी सही प्रकार से कर सकें। तो आज का जो क्लास है इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक ही में, इससे विभिन्न सारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उसमें एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर या NIRS देहरादून या IIPS मुंबई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी, IIPS मुंबई में, ठीक है, सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा गया है कि पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन है कि फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम पढ़ते हुए और करते हुए चलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है कि भारत में बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। और अगला है कि बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकारों से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि डी वाला ऑप्शन सही है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन में है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसके लिए जैव विविधता प्रेम है, जैव विविधता जीवन है, इस नारे को अपना मुख्य वाक्य बनाया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाघों को शिकार से सुरक्षा या बाघ बचाओ परियोजना या प्रदान करना था। अगला है आपका कि जैव विविधता या जैविक विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्न में से किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन है 2005, 2001 या 2002 या 2007। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, 2002 में। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 2 और 11 दिसंबर 2002 में, मतलब कि 2 दिसंबर को राज्यसभा और लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में 2002 में पारित किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोमन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, तो यह भी काफी पूछा गया। तो राज्यसभा से कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर को राज्यसभा और आपका 2 दिसंबर को लोकसभा से। और ये सारी चीज़ें कब हुई थी, 2002 में। जैव विविधता दिवस कितने को मनाया था, 22 मई को। और वाल्टर जी रोजन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है आपका 1972, 1986, 1992 या 1994। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो था वह 1986 में पारित किया गया था। अब इसके एक्सप्लेन को देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट 1985 भारत में 1996 में पारित हुआ। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में यह अधिनियम जो यहाँ पे आपका जो होगा 1986 होगा, 1986। तो यह अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण करने और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उपाय करेगा। और वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना किया गया था। और अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई। तो यहाँ पूछा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में पारित हुआ। और पूछा जाएगा इसे लागू कब किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू जो किया गया था वर्ष 1900 लागू किया गया था 1986 में। तो यहाँ पे आपका गलत हुआ है, यहाँ पे 1986 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पारित हुआ 1986 में, लागू किया गया तो 1986 में। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल है।
अगला क्वेश्चन है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 1965, 1970, 1972 या 1980। तो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसके तहत दुर्लभ एवं संकट उत्पन्न प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ऑप्शन है अन्नामलाई, नीलगिरी, सुंदरवन या साइलेंट वैली। तो यहाँ पर सुंदरवन जो है यह पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अन्य के सभी जो आपके वो स्थित है आपके पश्चिमी घाट में। तो एक्सप्लेन में देख लेते हैं। सुंदरवन हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट में नहीं, सुंदरवन एक मैंग्रोव वन का क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, जिसके नाम पर ही इन वनों को सुंदरवन नाम पड़ा है। अगला आपका है कि जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्व से या विंध्यन से। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा विंध्यन से। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट से विंध्य से संबंधित नहीं, क्योंकि भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट स्थल हैं। पहला आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, तीसरा है भारत म्यांमार का क्षेत्र और चौथा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। हॉट स्पॉट ऐसे स्थलों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, परंतु इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है। अगला है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन या ग्रेट निकोबार। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी नीलगिरी। भारत का पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था वह नीलगिरी था और इसे कब किया गया था? 1986 में। इसके एक्सप्लेन को देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। वर्ष 1986 में इसे स्थापित किया गया था और वर्तमान में भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला है, भारत में आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो ऑप्शन है 10, 13, 18 या 20। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्ता मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या सिक्किम। तो अगस्ता मलाई की अगर बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो अगस्ता मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के केरल राज्य में स्थित है, जिसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में भी शामिल है। अगला है, केरल का कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा या कान्हा। तो केरल का जो है पेरियार वो हाथियों के लिए जाना जाता है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए जाना जाता है। अन्य की अगर बात करें तो जो आपका अन्य जो काजीरंगा है वो खास करके गैंडों के लिए, गिर जो है ये आपका असम है, गिर जो है एशियाई शेर के लिए जो कि आपका गुजरात में है, सुंदरवन जो है बाघ के लिए जो कि पश्चिम बंगाल में है और पेरियार जो है हाथियों के लिए जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोकरेक एक है। ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बिहार, वन्य जीव अभ्यारण्य या जीव मंडल। तो यहाँ पर आपका जो होता है कि नोकरेक जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। जैसा कि एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान तथा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले के तूरा चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नोकरेक में रेड पांडा तथा एशियाई हाथी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 47.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नोकरेक जीवमंडल एक राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल दोनों है। अगला भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, कानपुर में या बेंगलुरु में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1982, 1985 या 1995। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है वर्ष 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी कि CGA का गठन फरवरी 1985 में किया गया था। इसकी स्थापना गंगा कार्य योजना
के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई थी। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न तटवर्ती नदियों में से किस एक नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका है? ऑप्शन है ताप्ती, मांडवी, पेरियार या नर्मदा। तो यहाँ पे सबसे प्रदूषित नदी पूछा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन होता है पेरियार जो है इनमें से सबसे प्रदूषित नदी है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो पेरियार नदी उपयुक्त तटवर्ती नदियों में से एक है जिसका जल सर्वाधिक प्रदूषित हो चुका है। पेरियार नदी केरल राज्य में प्रवाहित होती है, जिसके प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी जल में निस्तारीकरण व कृषि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग है। अगला है कि मूक घाटी आंदोलन, यानी कि मूक का मतलब कि साइलेंट, ठीक है। तो साइलेंट वैली आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से, राजस्थान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या कर्नाटक से। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, केरल से। एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो मूक घाटी आंदोलन केरल राज्य से संबंधित है। केरल सरकार ने वर्ष 1970 के दशक में कुंथीपुड़ा नदी पर कुंद्रेमुख परियोजना के अंतर्गत बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा था, जिसका स्थानीय लोग, पर्यावरणविद व वन वैज्ञानिकों ने विरोध किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को परियोजना को रद्द करना पड़ा। इसे मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइलेंट वैली प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइलेंट वैली जो है किसमें है? आपका केरल राज्य में है। अगला, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना या शिक्षा को बचाना। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को बचाना है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अप्रैल 1973 में अलकनंदा घाटी के मंडल गांव से शुरू हुआ। यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाए थे। इसके प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सरला बेन, मीराबेन आदि थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का न्यूनतम प्रदूषित नगर है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, लुधियाना या फिरोजाबाद। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि उपयुक्त ऑप्शन में से फिरोजाबाद जो है सबसे कम प्रदूषित नगर है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से भारत का न्यूनतम प्रदूषित नगर फिरोजाबाद है। शेष 3 बृहद औद्योगिक शहर हैं, अतः फिरोजाबाद के सापेक्ष में अधिक यह प्रदूषित नगर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किस नदी को? तो ऑप्शन है कावेरी, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे दिल्ली और आगरा में जो बेसिक सहायक नदी है वह है आपकी यमुना नदी। तो यमुना नदी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी यमुना नदी। तो अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो दिल्ली और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, अतः दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, गंदा जल यमुना नदी द्वारा प्रदूषित हो रही है और यमुना नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपका सोलर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण या अपशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि बी जो है उन 8 प्लानों में लक्षित मतलब शामिल नहीं है कि नाभिकीय शक्ति। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो नाभिकीय शक्ति भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो 8 लक्ष्य हैं उनमें पहला है आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, तीसरा है आपका राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा है आपका राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परीक्षण मिशन, अगला है आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और अगला है आपका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एवं राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं जिसमें कि आपका नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कच्छ की खाड़ी जो है वह अभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है, अन्य सभी के सभी जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो कच्छ की खाड़ी जो है वह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? ऑप्शन है आपका मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 या मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 या
तट रक्षक अधिनियम 1950, या आपका एक समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, या भारतीय पत्तन अधिनियम 1908। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत, ठीक है, किनारों पे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है। इस अधिनियम की सहायता से नाविकों का पंजीयन, प्रमाणन, भारतीय जहाज की सुरक्षा, समुद्री पर प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ शिकायत निवारण का भी कार्य संपन्न होता है। अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? ऑप्शन है हिमालय, छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, या विंध्य का पठार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, छोटा नागपुर पठार में पर्यावरणीय निम्नीकरण जो है वह उच्चतम है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर पठार खनिज की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, अतः इन खनिजों के निष्कर्षण हेतु इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम वहां के पर्यावरण पर पड़ रहा है। दिए गए विकल्पों में छोटा नागपुर पठार में पर्यावरणीय निम्नीकरण अत्यधिक है। तो दोस्तों ये रहे आपके जैव विविधता और प्रदूषण से जो आपके टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने शामिल किया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा, और अगला जो अध्याय रहेगा वो रहेगा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे उनको हम शामिल करेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।